नमस्कार दोस्तों। आज हम एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर का जो आपका टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में हमने देखा था खरपतवारों का विस्तार पढ़ा था, किस प्रकार खरपतवारों का विस्तार होता है। और खरपतवारों का विस्तार होने के बाद में हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम? खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। नियंत्रण के क्या रह गया? नियंत्रण के सिद्धांत। अब देखो, जो खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत है वो कैसे कार्य करते हैं, यानी कि कैसे हमें सिद्धांतों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अब खरपतवारों का हमने वर्गीकरण पढ़ भी लिया था। खरपतवारों के जैसे किस प्रकार के एक बीजपत्रीय खरपतवार, द्विबीजपत्रीय, बीजपत्र के आधार पर, उम्र के आधार पर, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। ठीक है, इस प्रकार से हमने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। तो अब हमें खरपतवारों की जानकारी प्राप्त हो गई कि खरपतवार कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार उनका नियंत्रण हम कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि खरपतवारों का जो वर्गीकरण है वो हम इसी आधार पर पढ़ रहे हैं कि हम इनका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे। खरपतवारों की जानकारी प्राप्त होगी। जैसे मान लो 2,4-D से क्या होता है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। जो 2,4-D शाकनाशी है आपकी, उसके द्वारा क्या होता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट होते हैं। अब हमें पता है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन कौन से हैं। बथुआ है, बथुए के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं और खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता ही नहीं है कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी कौन सी है, या फिर हम कह सकते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कौन से हैं कौन से नहीं है। तो हमें पता नहीं है और हम क्या कर रहे हैं, उसका नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नियंत्रण नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो संकरी पत्ती वाले खरपतवार है और हम क्या कर रहे हैं, 2,4-D का प्रयोग कर रहे हैं। या मान लो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और हम क्या कर रहे हैं, आइसोप्रोटिरान का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनके बारे में बिना जानकारी के हम क्या कर रहे हैं, खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमें आर्थिक हानि हो सकती है और फसल को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हमें खरपतवारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी तभी हम क्या कर सकेंगे, इसके अंदर इसके बारे में जो खरपतवार है उनका नियंत्रण कर पाएंगे। अब खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांतों में सबसे पहले हम एक चीज़ की बात करते हैं, सबसे पहले और प्रमुख है खरपतवार की प्रकृति। खरपतवार की प्रकृति, प्रकृति क्या, खरपतवार की प्रकृति। अब यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में ध्यान देंगे कि प्रकृति, इसकी नेचुरलिटी क्या है। नेचुरलिटी मतलब नेचर में किस प्रकार की जलवायु में ये रहता है। जैसे मान लो शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार हैं। कौन से क्षेत्रों के? शुष्क क्षेत्रों के। अब उनमें क्या है, शुष्कता सहन करने की क्षमता होती है। जैसे दूब घास हो गई, आक हो गया। ठीक है, और जैसे तो ये जो खरपतवार है, जैसे हिरणखुरी है, तो ये मान लो ये खरपतवार क्या होते हैं ये खरपतवार शुष्कता तो सहन कर सकते हैं। क्या सहन कर सकते हैं? शुष्कता तो सहन कर सकते हैं। लेकिन यदि इन क्षेत्रों में जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे यदि हम जल से खेत को भर देते हैं, किसके? जलमग्न कर देते हैं खेत को। क्या कर देते हैं? जलमग्न कर देते हैं, तो क्या होता है, प्रकाश और वायु का संबंध इनसे टूट जाएगा और अधिक जल की मात्रा के कारण ये क्या हो जाएंगे, सड़कर, गलकर, सड़कर क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, यानी कि खाद का निर्माण कर लेंगे और सारे के सारे खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम शुष्क क्षेत्रों के खरपतवारों को जलमग्न करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार की प्रकृति। इसके बाद में यदि मान लो जलमग्न, यानी कि जहाँ पे जल की अधिकता है
आर्द्र क्षेत्रों के खरपतवार है, आर्द्र क्षेत्रों के, या मान लो जलमग्न भूमियों के खरपतवार है, तो वहाँ पे क्या कर दो आप लोग, जो जलमग्न क्षेत्र है वहाँ से जल की मात्रा को निकाल दो, जल निकाल दो। अब आपने क्या कर दिया, जल निकाल दिया, तो मृदा कैसे हो जाएगी, सूख जाएगी, मृदा सूख जाएगी, और मृदा सूख जाएगी तो वो अधिक जल में रहने वाले खरपतवार थे तो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार क्या हो जाएंगे, धूप के कारण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार खरपतवारों की प्रकृति के, जो खरपतवार की प्रकृति है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। देखो खरपतवार नियंत्रण के जो सिद्धांत है उसमें पहला जो सिद्धांत है वो है आपका कि खरपतवार की प्रकृति, किसकी प्रकृति, खरपतवार की प्रकृति, ठीक है। अब खरपतवार की जो प्रकृति है यदि वो शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध है, किन में है उपलब्ध, शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध है, तो जैसे मान लो दूब घास, आँख, हिरणकुई है और शुष्क क्षेत्रों में उपलब्ध है और उसमें हमने क्या कर दिया, जलमग्न कर दिया उसको, तो वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आर्द्र क्षेत्रों में या जलमग्न क्षेत्रों के जो खरपतवार है उनसे वहाँ से जल निकाल दो, जल की मात्रा को हटा दो, और जल की मात्रा हट गई तो मृदा कैसी हो जाएगी, सूखेगी, और सूखेगी तो वो खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में, पहली समझ में आया खरपतवार नियंत्रण का सिद्धांत, पहला सिद्धांत समझ में आ गया कि उसकी प्रकृति कैसी है और प्रकृति के विपरीत क्या कर दो, कार्य कर दो। प्रकृति के विपरीत कार्य करते हैं तो क्या हो जाता है, वो खरपतवार नष्ट हो जाता है। शुष्क क्षेत्रों के खरपतवारों को कैसे नष्ट करेंगे, जलमग्न करके, कैसे, जलमग्न करके। और यदि आर्द्र क्षेत्रों के खरपतवार है या जलमग्न क्षेत्रों के, जैसे जलकुंभी, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ पर, जलकुंभी है तो उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं हम, पानी को बाहर निकाल देंगे तो जलकुंभी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। दूसरा है खरपतवार की उम्र या जीवन चक्र। अब देखो यहाँ पर हमने जीवन चक्र के आधार पर या उम्र के आधार पर हमने खरपतवारों का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। अब खरपतवारों का जो वर्गीकरण किया था उसमें हमने पढ़ा था 1 वर्षीय खरपतवार, कौन कौन से खरपतवार, 1 वर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार और बहुवर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। अब देखो यहाँ पर 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब देखो यदि हम यहाँ पर हमें पता होगा कि बथुआ है वो 1 वर्षीय खरपतवार है, कैसा है, 1 वर्षीय खरपतवार है, तो 1 वर्षीय मतलब ये 1 साल में तो क्या करेगा, वानस्पतिक वृद्धि करेगा, और 1 साल में क्या करेगा, बीजोत्पादन करेगा। तो 1 साल में बीजोत्पादन कर रहा है तो हम इसके बीज के उत्पादन से पहले इसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये खरपतवार नष्ट होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसके बीज उत्पादन से पहले ही क्या कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, खरपतवार नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार द्विवर्षीय खरपतवार, द्विवर्षीय खरपतवार होते हैं, इनका हमें पता है कि ये 1 वर्ष में तो क्या करते हैं, वानस्पतिक वृद्धि करते हैं, यानी कि पहले वर्ष में तो किसी भी हालत में बीजोत्पादन नहीं करेंगे, और दूसरे वर्ष क्या करते हैं, ये बीजोत्पादन की क्रिया करते हैं। तो दूसरे वर्ष जैसे ही स्टार्ट होता है इनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, इनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और काटने के बाद में यदि बीज ही नहीं रहेगा तो आगे इनका खरपतवारों का जो गुणन है वो कैसे हो पाएगा, तो गुणन नहीं होगा तो खरपतवारों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियंत्रण हो जाएगा। क्लियर है।
देखो इसके बाद में कौन से खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। अब बहुवर्षीय खरपतवार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो इसके अंदर जो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं, तो बहुवर्षीय खरपतवार होते हैं तो इनको हम क्या करेंगे, 2 वर्षों तक तो ये वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, उसके बाद में ये क्या करेंगे, बीजोत्पादन की क्रिया करेंगे। तो बीजोत्पादन की क्रिया करेंगे उससे पहले हम क्या कर देंगे, इनको नष्ट कर देंगे। अब बीज का उत्पादन नहीं हुआ तो इनका गुणन नहीं होगा और अगले साल ये खरपतवार से होते ही नष्ट हो जाएंगे, अगले साल उगेंगे नहीं, आएंगे नहीं आपके खेत में, ठीक है। तो इस प्रकार इनका नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अब 2 आपके जो सिद्धांत हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और तीसरा सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, खरपतवारों की सुसुप्त अवस्था का ज्ञान। जो तीसरा है वो क्या है, खरपतवारों की सुसुप्तावस्था का ज्ञान। क्या होना, ज्ञान होना, ठीक है। अब यदि हमें पता चल जाए कि खरपतवार क्या है, कि लंबी अवधि तक मृदा में पड़े रहते हैं, मान लो हमने उनकी प्रकृति तो जान ली, लेकिन उसके बीज क्या पता सुसुप्त अवस्था में पड़े हो, मान लो उसका जीवन चक्र मान लिया, जीवन चक्र के आधार पर हमने नष्ट कर दिया, लेकिन मान लो कि उसके अंदर खेत में क्या है, खरपतवार पड़े हैं। अब खरपतवारों के बीज पड़े हैं तो उनकी क्या है, सुसुप्त अवस्था है। सुसुप्त अवस्था का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए वृद्धि काल रुक जाता है। क्या होता है सुसुप्त अवस्था क्या होती है, कुछ समय के लिए वृद्धि काल रुक जाता है। तो यहाँ पर खरपतवारों की जो सुसुप्त अवस्था का ज्ञान होगा, क्या होगा, ज्ञान। तो जैसे मान लो बथुआ है, इसके 50 वर्ष है, ठीक है। यदि खरपतवारों की सुसुप्त अवस्था का ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने साल खरपतवारों की सुसुप्त अवस्था रहेगी उतने साल हम क्या करेंगे, उसकी पोषी फसल नहीं लेंगे, यानी कि जिस फसल में वो खरपतवार होते हैं उस फसल का प्रयोग नहीं करेंगे, फसल चक्कर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फसल चक्कर का प्रयोग करेंगे। फसल चक्कर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये इन खरपतवारों का क्या होगा, अंकुरण होगा, हम क्या कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। खरपतवारों के बीजों की जो सुसुप्त अवस्था है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है जो आपका इसके अंदर आता है, खरपतवारों की सहनशीलता। क्या, खरपतवारों की सहनशीलता। देखो इसके अंदर खरपतवारों की सहनशीलता, देखो खरपतवारों की सहनशीलता मतलब यानी कि सहन करने की क्षमता। ये मान लो कुछ खरपतवार अम्लीय मृदाओं में होते हैं, कुछ खरपतवार क्षारीय मृदाओं में होते हैं, कुछ खरपतवार लवणीय मृदाओं में होते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें जो अम्लीय मृदाओं में खरपतवार हो रहे हैं तो वहाँ पे अम्लीय मृदाओं में उगने वाली फसलों का चयन करेंगे जिससे वो जल्दी से क्या करेगी, वृद्धि करेगी। और यदि हमें खरपतवारों की सहनशीलता का पता है तो हमें पता है कि वो अम्लीय मृदा में उगेगी, तो अम्लीय मृदा का हम क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे, यानी कि उदासीन मृदा में कन्वर्ट कर देंगे। तो अम्लीय मृदा है उसके बारे में, यदि हमें अम्लीय मृदा है उसके बारे में क्या सुधार हो गया, अम्लीय मृदाओं का सुधार हो गया। फिर क्षारीय मृदाओं का सुधार कर दिया हमने। तो इस प्रकार यदि हम मृदाओं का सुधार कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं, तो क्या होता है, खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। क्या हो जाता है, खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में खरपतवारों की जनन की विधियाँ, किसकी विधियाँ, जनन की विधियाँ। अब जनन की विधियाँ कौन कौन सी हो सकती है, एक तो होती है लैंगिक जनन की विधि। कौन सी, लैंगिक जनन की विधि, ठीक है। लैंगिक जनन की विधि मतलब बीज द्वारा उत्पादन। बीज द्वारा क्या होता है, उत्पादन होता है। बीज द्वारा क्या होता है, उत्पादन होता है। अलैंगिक जनन की विधि, एक अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है, इसके अंदर अलैंगिक जनन की विधि होती है आपके वानस्पतिक परिवर्धन। किसके द्वारा, वानस्पतिक परिवर्धन, ठीक है।
तो इसके अंदर जो पांचवी है वो जनन की विधियां हैं। कौन सी विधियां हैं? जनन की विधियां। ठीक है, अब जनन की जो विधियां हैं इसके अंदर हम बात करें तो जनन की विधियां होती है लैंगिक जनन की विधि, किसके द्वारा? बीज द्वारा। अलैंगिक जनन या वानस्पतिक जनन भागों द्वारा, जैसे कंद हो गया, प्रकंद हो गया, राइजोम हो गया, इस प्रकार से क्या होता है, इनका विस्तार होता है। अब हमें पता है कि ये बीज उत्पादन करेगा। खरपतवार क्या करता है? बीज के द्वारा उत्पादित होता है। तो बीज उत्पादन से पहले हम क्या कर देंगे? खरपतवारों को नष्ट कर देंगे। और यदि वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा या अलैंगिक जनन के द्वारा क्या करता है, खरपतवार वृद्धि करता है, तो हम क्या करेंगे? इसके जितने भी ही वानस्पतिक भाग हैं उन सबको क्या करेंगे? उठाकर एक तरफ डाल देंगे और फिर जला देंगे। ठीक है, जला देंगे तो खरपतवार वानस्पतिक भाग नष्ट हो जाएंगे, तो इसका खरपतवारों का गुणन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से खरपतवारों के सिद्धांत नियंत्रण के। देखो, सबसे पहले खरपतवार की प्रकृति, खरपतवार की उम्र या जीवन चक्र, खरपतवारों की सुसुप्तावस्था का ज्ञान होना। ठीक है, खरपतवारों की सहनशीलता का पता होना, अम्लीय मृदाएँ, क्षारीय मृदाएँ, लवणीय। ठीक है, कम जल वाले, अधिक जल वाले। ठीक है, शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार, आर्द्र क्षेत्रों के खरपतवार। तो इस प्रकार खरपतवारों की जो सहनशीलता है उसके बारे में पता हो गई। मान लो शुष्क क्षेत्रों को सहन करने वाले होते हैं, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे पानी भरकर, जैसे हमें खरपतवारों की प्रकृति है उसके आधार पर हम क्या कर देंगे? इनका नष्ट कर देंगे। फिर जनन की विधियों के आधार पर, अब जनन की विधियाँ होती है, एक तो होती है लैंगिक जनन की विधि। लैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? बीज द्वारा। क्या होती है? बीज द्वारा। ठीक है, और इसके बाद में वानस्पतिक जो होती है वो कौन सी विधि होती है? इसके अंदर आपके आती है वानस्पतिक प्रवर्धन की जो राइजोम है, कंद है, ठीक है, शकरकंद है, ठीक है, सलकंद है, सॉरी। इसके बाद में अब हम करते हैं इसके अंदर जो जनन की विधियाँ हैं उसके बाद में, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर। और ठीक है, इसके अंदर अगला जो आपका टॉपिक आता है वो सिद्धांत कंप्लीट हो गया आपके। उन्नत सस्य विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। उन्नत सस्य विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण। उन्नत सस्य विधियों द्वारा। अब उन्नत सस्य विधियाँ कौन कौन सी हो गई? उन्नत सस्य विधियाँ होती है, जैसे हम इसके अंदर क्या करते हैं? अम्लीय मृदाओं का सुधार, क्षारीय मृदाओं का सुधार। अम्लीय मृदाओं का सुधार कर सकते हैं फसल चक्कर लेकर। क्या लेकर? फसल चक्कर लेकर। मृदा के पीएच में सुधार करके, मृदा के पीएच में क्या कर सके? सुधार करके। तो ये क्या हो गई? उन्नत सस्य विधियाँ हो गई, जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आती है जातीय उपयोगिता। सबसे पहली है जातीय उपयुक्तता। देखो, जातीय जो उपयुक्तता होती है जाति के अनुसार, जाति के अनुसार। जैसे मान लो कि इसके अंदर कुछ खरपतवार होते हैं वो ज़्यादा वृद्धि करने वाले होते हैं, कुछ खरपतवार कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाले होते हैं। तो जातीय उपयुक्तता के आधार पर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर खरपतवार जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है वहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके अंदर विशेष प्रकार की प्रजाति लगाएंगे जो जल्दी से वृद्धि करके क्या कर ले? उसके ऊपर छाया कर ले। तो ये जातीय उपयुक्तता होती है। ठीक है, जातीय उपयुक्तता क्या होती है? इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जाति के अनुसार, जाति के अनुसार
जाति के अनुसार। अब जाति के अनुसार क्या करेंगे हम, खरपतवार फसल को उगाएंगे। फसल क्या करेगी, जल्दी से वृद्धि करेगी और जल्दी से वृद्धि करके उसके ऊपर कवर कर लेगी। तो इस प्रकार जाति के अनुसार हम क्या करेंगे, जाति उपयुक्तता के आधार पर क्या करेंगे, इसके अंदर फसल का चयन करेंगे। तो ये सस्य विधि हो गई, उन्नत सस्य विधि हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो बीज बोने की तिथि है, बीज बोने की तिथि, बीज बोने की तिथि। अब हम क्या करेंगे, फसल को सही समय पर क्या करेंगे, बुआई करेंगे। फसल की सही समय पर क्या करेंगे, सही समय पर बुआई। अब सही समय पर बुआई हो जाएगी तो फसल क्या करेगी, तेज गति से क्या करेगी, वृद्धि करेगी। क्या करेगी, तेज गति से वृद्धि करेगी। और तेज गति से वृद्धि करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से वृद्धि करके क्या कर लेगी, बड़ी हो जाएगी फसल। और क्या कर लेगी, जो खरपतवार होंगे उनके ऊपर क्या कर लेगी, छाया कर लेगी। क्या कर लेगी, छाया। और छाया हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर खरपतवार क्या हो जाएंगे, प्रकाश की अनुपस्थिति और वायु की अनुपस्थिति के कारण क्या हो जाएगी, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अगली है वो है आपकी, अगली विधि आती है आपकी बीज बोने की, या बीज बोने की तिथि हो गई। इसके बाद में अगली आती है बीजों की संख्या, बीजों की संख्या। देखो इसमें बीजों की संख्या क्या रखेंगे, हम निश्चित रखेंगे। बीजों की संख्या क्या रखेंगे, निश्चित। अब निश्चित रख रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित बीजों की संख्या होगी तो उसमें दूरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। दूरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, निश्चित दूरी रहेगी तो इसका मतलब जो फसल के पौधे होंगे वो निश्चित अनुपात में क्या करवाएंगे, पोषक तत्व प्राप्त कर पाएंगे। पोषक तत्व प्राप्त कर पाएंगे तो अधिक मात्रा में पोषक तत्व है और जल मिलेगा। अधिक मात्रा में पोषक तत्व और जल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, खरपतवार जो फसल होगी वो जल्दी से वृद्धि करेगी। वृद्धि करके क्या कर लेगी, जो खरपतवारों के बीज हैं उनको कवर कर लेगी, ठीक है। और उनको कम मात्रा में पोषक तत्व मिलने के कारण वो कमज़ोर रह जाएंगे और हमारे बीजों की संख्या क्या हो जाएगी, इसके अंदर निश्चित रहेगी। तो क्या होगा, जल्दी से वृद्धि करके फसल क्या कर लेगी, उसके ऊपर कवर कर लेगी, ठीक है। जिससे क्या होगा, खरपतवार जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसके बाद में फसल चक्र अगला है, वो क्या है, फसल चक्र है। क्या है, फसल चक्र। फसल चक्र की बात करें तो यहाँ पे फसल चक्र, जैसे फसल चक्र के अंदर हम बात करें तो फसल चक्र कहते किसे हैं, एक इकाई क्षेत्र में, जैसे मान लो एक इकाई क्षेत्र में। अब सब लोग ऐसे बोल देते हैं कि फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। लेकिन इसे फसल चक्र नहीं कह सकते, क्योंकि मान लो एक बार हमने गेहूँ बो दिए यहाँ पर, फिर जो इस खेत में बो रहे हैं तो ये तो बदल बदल कर तो बो रहे हैं, लेकिन क्या है कि इसके अंदर एक ही खेत में बोना है ये। तो इकाई क्षेत्र में फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। तो फसल चक्र लेंगे तो क्या होगा, इसमें अलग अलग प्रकार की क्या होगी प्रजातियां विकसित होगी। जिससे क्या होता है, जो हम एक ही प्रकार की प्रजाति ले, जैसे गेहूँ में कौन सा खरपतवार होगा, गेहूँसा। बथुआ होगा तो गेहूँसा होगा, तो गेहूँसा की क्या होगी, अधिक वृद्धि होगी, क्योंकि उसकी जो चहेती फसल है वही बार बार बुआई की जा रही है। तो जो गेहूँसा है उसके बीजों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, वो खरपतवार ज़्यादा वृद्धि करेगा, ठीक है। और एक ही प्रकार की फसल लेने के वहाँ पे मृदा उर्वरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है उस फसल के अनुसार। और जो फसल को चाहिए वो पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं और अन्य पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। तो मृदा उर्वरता कम हो गई तो पौधा कमज़ोर रह जाएगा और खरपतवार ज़्यादा वृद्धि करके क्या कर लेगा, फसल के ऊपर छाया कर लेगा और फसल क्या रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी। तो फसल चक्र के आधार पर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर फसल चक्र अपनाकर भी क्या कर सकते हैं, खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। आगे है मृदा जल संबंध। अब देखो जो पांचवा है वो क्या है, मृदा जल संबंध। अब देखो मृदा जल संबंध है
तो इसके अंदर क्या है कि मृदा का जल संबंध कैसा है, यानी कि मृदा के अंदर उपयुक्त मात्रा में जल की मात्रा बनी रहनी चाहिए, ताकि उपयुक्त मात्रा में जल की मात्रा बनी रहेगी ताकि फसल को अधिक मात्रा में जल प्राप्त हो सके और फसल जल्दी से वृद्धि कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा में जल संबंध भी अच्छा होना चाहिए। देखो, जातीय उपयुक्तता होनी चाहिए, बीज बोने की तिथि सही होनी चाहिए, सही तिथि पर बुआई करते हैं तो फसल अधिक वृद्धि करती है और खरपतवारों को क्या होती है, वृद्धि करने में दिक्कत आती है। ठीक है, आगे है अंतरा सस्य। क्या होता है अंतरा सस्य? ठीक है, अगला जो छठा पॉइंट है वो क्या है, अंतरा सस्य। अंतरा सस्य की बात करें तो अंतरा सस्य होता क्या है कि फसल बुआई कर दी हमने, बुआई करने के बाद में जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके अंदर, जैसे खरपतवार नियंत्रण की होती है, ठीक है, अन्य फसलों की बुआई की होती है, सारी क्रियाएं क्या होती हैं, अंतरा सस्य के अंतर्गत आती है। तो अंतरा सस्य के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक एक पंक्ति बो दी है हमने, इसके बाद में इसके बीच वाले क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे, फसल बो देंगे, एक छोटी कम वृद्धि करने वाली फसल बो देंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, खरपतवारों के लिए जगह ही नहीं बचेगी, और जगह ही नहीं बचेगी तो खरपतवार उगेगा कहाँ पे, और उगेगा तो कमज़ोर रह जाएगा, और कमज़ोर रह जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे खरपतवारों का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, खरपतवारों का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। किसके माध्यम से, अंतरा सस्य के माध्यम से। आगे है मृदा उर्वरता। क्या है, मृदा उर्वरता। देखो, सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, मृदा उर्वरता। अब मृदा उर्वरता अच्छी होनी चाहिए जिससे पौधों को क्या मिल सके, पोषक तत्व अधिक मात्रा में मिल सके। यदि मान लो मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जो खरपतवार होते हैं वो तो क्या होते हैं, कुछ सहनशील होते हैं। जैसे मान लो मृदा की भौतिक दशा क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी मान लो, और मृदा की भौतिक दशा के साथ साथ जीवाश्म पदार्थ की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसमें क्या होता है, खरपतवार तो सहनशील होते हैं, वो तो क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फसल क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मृदा उर्वरता अच्छी रहनी चाहिए जिससे क्या हो जाएगा, फसल जल्दी से वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके फसल जो खरपतवार होंगे उनको क्या कर देगी, कमज़ोर कर देगी। ठीक है, इसके बाद में आता है अगला, सातवां हो गया, आठवां है मृदा पीएच। क्या आ गया, मृदा पीएच। अब मृदा पीएच मान क्या होना चाहिए, उदासीन के आसपास होना चाहिए। मान लो इसके अंदर सारीय हो गई मृदा, अब सारीय हो गई तो सारीय खरपतवार जो होंगे वो क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और फसल को क्या कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे। इसी प्रकार यदि अम्लीय मृदा हो गई तो अम्लीय मृदाओं में भी क्या होगा, इसके अंदर अम्लीय मृदाओं की सांद्रता, अम्लता की मात्रा बढ़ने के कारण अम्लीय जो खरपतवार होंगे वो तो आसानी से वृद्धि कर जाएंगे, और जो फसल होगी वो क्या होगी आपकी, इसके अंदर कमज़ोर रह जाएगी। इसी प्रकार लवणीय मृदाएँ हो गई तो उनके लिए भी क्या करना है हमें, लवणीय मृदाएँ हो गई उनको भी सुधार करना है ताकि हमारी फसल अच्छे से वृद्धि कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, मृदा पीएच को नियंत्रित रखकर भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो आपका है खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अन्न सस्य विधियों के माध्यम से। इसके बाद में अगला आता है छाया करके। क्या करके, छाया करके। अब छाया कैसे करेंगे कि जो खरपतवार है उनके ऊपर क्या कर देंगे, छाया। अब छाया करेंगे तो ऐसे क्या हो गया आप लोग, तो फसल के ऊपर भी छाया हो जाएगी, और फसल के ऊपर छाया होगी तो फसल भी क्या हो जाएगी, हमारी कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, फसल के द्वारा ही खरपतवारों के ऊपर छाया करेंगे। तो ऐसी फसलों का चयन करेंगे जो जल्दी और अधिक मात्रा में वानस्पतिक वृद्धि करती हो। तो जैसे बाजरा हुआ, इसके अलावा जैसे अंतरासस्यन की बात की थी हमने, अंतरासस्यन के माध्यम से जैसे मान लो मक्का है तो मक्का की जो कतारें हैं उनके बीच में कम वानस्पतिक वृद्धि करने वाली फसलें बो देंगे जो जल्दी से वृद्धि करने वाली होती है। तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर छाया कर लेगी खरपतवारों के ऊपर, और खरपतवारों के ऊपर छाया होने के कारण छाया हो गई तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। प्रकाश का संबंध टूट जाएगा, साथ ही साथ वायु का भी क्या हो जाएगा, संबंध टूट जाएगा। वायु और प्रकाश की अनुपस्थिति या कमजोरी के कारण, कम मात्रा के कारण क्या हो जाएंगे, खरपतवार कमज़ोर हो जाएंगे। खरपतवार क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और इसके बाद में अगला है उन्नत कर्षण क्रियाएं करके, कर्षण
क्रियाएं करके, जैसे निराई गुड़ाई करना, खरपतवार निकालना, खरपतवार की काट छाँट करना, या फसल की क्या करना, जहाँ पे संख्या कम है वहाँ पे क्या करना, पौधों की संख्या बढ़ाना। तो इस प्रकार की क्रियाएं करके भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।